गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। क्या देखने वाले हैं? मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। और आज आपका लेक्चर होने वाला है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयाहु के प्रकार। आज जितने टाइप्स के मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया गया है कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को आप कैसे लिखोगे। ठीक है, मैट्रिक्स का जितना इंट्रोडक्शन हो सकता है उसको बताया गया है और कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए गए थे। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले आप उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो, फिर कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन कोटेशन लिखा हुआ है आपके लिए कि अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद पे कार्य करें। वो कहा गया है ना कि आपसे आपका टीचर इस दुनिया में आपके सिवा कोई और नहीं है, आपके कमी को कोई नहीं जान सकता है सिवाय आपके। तो अपने कमी को पहचानिए, क्या कमी रह गई है उस पर कार्य करें, उसको सुधारें और आगे बढ़ें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए लेक्चर नंबर 2। और आज का एक कोटेशन है कि अगर आप कीमत देखे बिना किसी भी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे भी काम करना पड़ेगा। यानी अगर आप फिक्स किए हैं 7 से 9 स्टडी करना, हमको 6 से 9 स्टडी करना, तो जस्ट एक माइंड पे प्रेशर है कि हमको 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, आपका ड्यूटी पूरा होगा, लेकिन आप जिस काम को करने के लिए बैठे हो उस समय वो अचीव नहीं होगा। तो आपको करना क्या है? 5 से 10 क्वेश्चन, हम तो बोल रहे हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन टारगेट बनाओ मैथ का, सिर्फ 5 क्वेश्चन टारगेट बनाओ मैथ्स का कि हमको डेली ये 5 क्वेश्चन करना है, अगले ये 5 क्वेश्चन करना है। उस 5 क्वेश्चन को लेके बैठो कितने भी बजे, ठीक है, चाहे सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, कितने भी बजे बैठो लेके, और जब तक उस 5 क्वेश्चन को क्वेश्चन पहले और उसका सॉल्यूशन एकदम याद करके उसके कंसेप्ट को 10-12 बार लिखो, जब तक उस 5 क्वेश्चन को पूरी तरह से तुम सीख ना जाओ, ठीक है, तब तक उठना नहीं है। यानी टारगेट करना है 5 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये सोच के करना है कि आज के बाद कभी भी ये क्वेश्चन मेरे लाइफ में किसी भी एग्जाम में आए हमसे छूटेगा नहीं। तो चैलेंज अपने आप से लेना पड़ेगा, ऐसे सोच के पढ़ना पड़ेगा, तब आप पढ़ोगे तो उसको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना देरी किए हुए। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवयाहु टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहला प्रकार देखने वाले हैं हम लोग कलम मैट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं हम लोग? कलम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आप बोलोगे स्तंभ अवयाहु। देखो कलम मैट्रिक्स होता क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। कलम मतलब समझ रहे हो ना, कलम मैट्रिक्स। इसके पहले वाले क्लास में हम बताए हैं रो किसको बोलोगे और कलम किसको बोलोगे। ठीक है, चलो देखो, एक अवयाहु एक मैट्रिक्स कलम मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। कहने का मतलब बाबू कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना कलम हो? एक कलम हो। चलो देखो यहाँ A इक्वल ए हो गया 3, 2, 1। अगर कहे कि इसका ऑर्डर क्या है तो ऑर्डर क्या है, कितना, देखो तो रो कितना है 3, कलम कितना है, कलम तो एक ही है ना, तो ए हो गया कलम मैट्रिक्स। पहले वाले एम रो को बताता है, एन क्या बताता है? कलम को। तो एन क्या हो गया? नंबर ऑफ कलम, यानी इसका वैल्यू क्या है? 1। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक कलम हो तो उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? कलम मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो ए इक्वल ए आई जे और ऑर्डर क्या होने वाला है? m इंटू 1। क्या लिखने वाले हैं हम? m इंटू 1। अगर कहीं पे m इंटू 1 के फॉर्मेट में कोई भी मैट्रिक्स लिखा गया है, किसमें? m इंटू n1 के फॉर्मेट में, m इंटू 1 के फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलने वाले हैं?
उसको हम लोग बोलने वाले हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलने वाले हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अगर कहीं पे भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू 1 लिखा हो तो उसको समझ जाना है कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा। चलिए, तो ये था आपका पहला। सेकंड बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 में, पंक्ति अव्याहू, रो मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स क्या बोला जा रहा है। कह रहा है एक मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स बोलोगे, अब पंक्ति अव्याहू बोलोगे यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। यानी रो किसको, रो मैट्रिक्स किसको बोलोगे? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। तो जैसे ये देखो, ए इक्वल लिख दे 5 6 7, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर इसका क्या हो गया? तो कहोगे कि सर ऑर्डर 1 है, रो 1 है, और कलम कितना है? 1 2 3, कलम कितना है? 3। तो जिसमें एक रो हो, कलम तो कितने भी हो सकते हैं ना, जिसमें 1 रो हो तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे, पंक्ति में अव्याहू बोलने वाले हैं। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन यानी इसको हम लोग कैसे दिखाने वाले हैं? तो A इक्वल AIJ, और ऑर्डर क्या हो जाएगा बाबू? 1 इंटू n। कहीं पे ऐसा मैट्रिक्स लिखा हो जिसका ऑर्डर 1 इंटू n हो तो उसको आप कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे? पंक्ति अव्याहू मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3। देखो थर्ड, नाम से ही मालूम चल गया होगा, नाम से ही मालूम चल गया आपको, वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? आप ये फिगर देखे होगे, स्क्वायर ऑल साइड इक्वल, ज्योमेट्री में पढ़े होगे ना। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स इस रिलेट करोगे किसको कहेंगे? तो कह रहा है एक मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या कहने का मतलब सर पंक्तियों की संख्या यानी रो की संख्या, स्तंभों की संख्या कहने का मतलब सर कलम की संख्या आपस में क्या हो? समान हो, इक्वल हो। ठीक है, तो एक वर्ग अव्याहू कहलाता है, एक वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं। अतः m इंटू n अव्याहू, वर्ग अव्याहू कहलाता है यदि m इक्वल n हो जाए। देखो यहाँ देखो, a इक्वल क्या लिखा दे यहाँ पे? 3 4 2 1 6 0, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बाबू? 2 इंटू 3, तो a हो गया m, a हो गया n। क्या m का वैल्यू n के इक्वल है? नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। m का वैल्यू n के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए ऑर्डर क्या होना पड़ेगा? 2 इंटू 2 3 इंटू 3। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कलम। तो जरा यहाँ देखो, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का हम कहें एग्जाम्पल लिखना है तो तुम क्या लिखोगे? a इक्वल 1 2 3 4 लिख दिए, जिसमें रो की संख्या 2, कलम की संख्या 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कलम। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? देखो तो एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसका ऑर्डर m इंटू n होगा, नो डाउट। नंबर उसमें रो कुछ ना कुछ होगा ही, कलम कुछ ना कुछ होगा ही, बट वहां पे m का वैल्यू n के वैल्यू के क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है, बराबर होने वाला है। अगर कहीं पे मैट्रिक्स लिखा हो m इंटू n और m का वैल्यू n के वैल्यू के इक्वल हो तो आप कहोगे कि ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में। टाइप नंबर 4 देखो, टाइप नंबर 4 आया है विकर मैट्रिक्स। समझेंगे इसको ध्यान से। देखो विकर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, इसको समझने से पहले अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लिख दे या रेक्टेंगल लिख दे तो डायगोनल क्या होता है बाबू? यही ना होता है डायगोनल। अगर A B C D लिख दे
तो डायगोनल क्या होगा, AC और BD। देखो इससे रिलेट करना, तो तुम कहोगे, हम यहाँ पे 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। A इक्वल 1 2 3 4 5 0 3 2 1, ये 3 इंटू 3 है। तो देखो ये तो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें बोल रहा है कि एक वर्ग मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को होने से पहले उसको क्या होना पड़ेगा, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स पहले बनाया। अब आगे बोला जा रहा है B इक्वल कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, विकर्ण अव्याहु कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव क्या हो, एलिमेंट क्या हो, शून्य हो। ध्यान से समझना, कह रहे डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसको डायगोनल एलिमेंट, विकर्ण एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब क्या हो, 0 हो। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, ये अभी सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो सर, या इसको हम विकर्ण मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो विकर्ण मैट्रिक्स बनाने से पहले सबसे पहले समझते हैं डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे। देखो यहां पे लिख दे 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये जो आप देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट, कहोगे कि सर डायगोनल एलिमेंट ये हो गया, ये हो गया, नहीं ये नहीं होगा। देखो डायगोनल एलिमेंट कौन सा बोलेंगे, विकर्ण तत्व, विकर्ण तत्व, ठीक है, विकर्ण तत्व डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट किस एलिमेंट को बोलेंगे, तो Aij इक्वल कुछ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, K Z कुछ भी लिखा हो एक्सेट्रा, बट I का वैल्यू J के वैल्यू के क्या हो, इक्वल हो, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, विकर्ण तत्व। तो देखो तो यहाँ 2 का पोजीशन कहोगे A11, 6 का पोजीशन कहोगे, 2 का पोजीशन A11, 6 का पोजीशन कहोगे A22, 0 का पोजीशन कहोगे, 0 का पोजीशन A33। तो जिसमें I का वैल्यू J के वैल्यू के इक्वल है, जिसमें I का वैल्यू J के वैल्यू के इक्वल है, I का वैल्यू J के भी इक्वल है, 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, देखो तो विकर्ण तत्व क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, ये हो गया। 4 को आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि 4 का पोजीशन होगा A13 जहां I नॉट इक्वल J है। तो यहां तो कह रहा है I J के इक्वल हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण एलिमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि विकर्ण मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसके विकर्ण में कुछ ना कुछ लिखा हो, 1 5 1 लिख दें, और बाकी जितना रेस्ट हो गया, जितना एलिमेंट बच गया, वो सब का सब क्या हो, 0 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। और आप यहाँ समझो जरा ध्यान से, यहाँ पे बोर्ड पे देखो कि इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो A इक्वल कोई मैट्रिक्स होगा Aij m इंटू n ऑर्डर का, जहाँ पे m का वैल्यू n के वैल्यू के इक्वल होगा। और ये तो अभी तो जो देखो अभी जो कंडीशन लिखे है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को ये डिनोट करेगा, ठीक है, वर्ग को। अब Aij इक्वल 0 लिख दे, इसी में वेन, इसी में इंक्लूड है Aij, यानी कहीं कहीं पे 0 है। कहाँ पे 0 है सर, कहाँ पे, यहाँ इसका पोजीशन A12, A13, A21, जहाँ पे I नॉट इक्वल J है, जहाँ पे I J के बराबर नहीं है। A इसको 12 बोलोगे ना, A12 1 2 के इक्वल नहीं है, A13 1 3 के इक्वल नहीं है, A21 2 1 के इक्वल नहीं है, A23 2 3 के इक्वल नहीं है। तो जहाँ Aij इक्वल 0 हो, I नॉट इक्वल J वहाँ पे 0 हो, और m का वैल्यू n के इक्वल हो, तब आप बोलोगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि विकर्ण मैट्रिक्स बोलेंगे किसे, वैसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण में कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो,
और जितने नॉन डायगोनल है यानी विकर्ण एलिमेंट को छोड़ के वो सब का सब क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 5 के तरफ चलते हैं। देखो 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या लिखा गया है, स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है एक विकर्ण अव्याहु। अब देखो इसके पहले हम लोग यहां पे क्या सीखे, डायगोनल में एक वर्ग मैट्रिक्स, और आगे चला गया तो बोल दिया एक विकर्ण मैट्रिक्स। यानी सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स होने से पहले उसको क्या होना पड़ेगा, विकर्ण मैट्रिक्स। अब विकर्ण मैट्रिक्स होने से पहले आपको पता है उसको क्या होना पड़ता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो तो जरा यहाँ पे एग्जाम्पल हम पहले लिख रहे हैं, पहले समझो। यहाँ पे 2 3 5 7 6 0 1 2 3, ये अभी क्या है, ये अभी क्या है, अभी ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स। अब देखो वर्ग मैट्रिक्स, अगर इसको हम डायगोनल बनाए, विकर्ण मैट्रिक्स बनाए, तो देखो तो A इक्वल अगर हम यहाँ पे लिखे 2 6 3, अब बाकी सबको जीरो कर दे, बाकी सबको जीरो कर दे, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स। अब यहां से आप समझते हैं कि स्केलर अब इसमें से निकलने वाला है। देखो कह रहा है कि एक विकर्ण मैट्रिक्स अदिश अव्याहु, इस अव्याहु कहलाता है, स्केलर कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अर्थात एक वर्ग अव्याहु, एक वर्ग अव्याहु दिया गया है, अदिश अव्याहु कहलाएगा यदि Bij इक्वल 0, जहां I इक्वल नॉट j हो, और Bij इक्वल k कहने का मतलब देखो, अगर इसको जरा देखो यहां पे हम लिख रहे हैं A इक्वल 2 5 3 0 0 0 0 0 0, ये हो गया आपका डायगोनल। ध्यान से समझना, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी को हम बना रहे हैं स्केलर। इसी को क्या बना रहे हैं सर, स्केलर। तो स्केलर बनाने के लिए कह रहा है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, के होगा। के कहने का मतलब भैया, के कहने का मतलब कोई एक एलिमेंट सारे डायगोनल तत्व के प्लेस पे, डायगोनल एलिमेंट के प्लेस पे लिखा हो। ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। यानी उसके डायगोनल में क्या लिखा हुआ मिल जाए, 2 2 2 3 3 3 5 5 5, कुछ भी के लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A इक्वल Aij m इंटू एन। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर हमने बना दिया। ठीक है, अब Aij इक्वल 0 है। कहाँ 0 है, जहां Ij के इक्वल नहीं है। अब Aij इक्वल k है, k कोई एक ही नंबर है, ठीक है, 2 कहाँ पे है, जहां I इक्वल j है। ऐसे लिखोगे तब वो डिनोट करेगा, दर्शाएगा स्केलर मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। तो आई होप आप इसको समझे होंगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर के बाद देखते हैं क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, नाम सबका इंग्लिश में ही याद रखने का प्रयास करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, एक वर्ग मैट्रिक्स, आइडेंटिटी होने का भी वही रूल है कि सबसे पहले वो क्या होगा, वर्ग जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 हो। अब देखो यहां पे रोक दिया गया आपको कि जो आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हो, जो आप यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हो 3 2 5 6 1 0 3 2 1, अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि विकर्ण में, विकर्ण कौन सा है, 3 1 1,
इसके विकर्ण में सिर्फ 1 लिखा हुआ मिले। क्या लिखा हुआ मिले सर? सिर्फ 1। अब बाकी रेस्ट क्या हो? 0 हो। तो उस मैट्रिक्स को, उस अव्याहु को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो तो सिर्फ विकर्ण में क्या है? 1 1। जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका लिख दो, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख दो तो माने हम, ठीक है। क्या होगा देखो तो, Aij m इंटू एन ऑर्डर का होगा, जहाँ m का वैल्यू n के वैल्यू के इक्वल होगा। ये तो हो गया, अभी ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। Aij इक्वल 0 है, कहाँ? जहाँ ij के इक्वल नहीं है, ठीक है। Aij इक्वल 1 है, कहाँ पे? जहाँ ij के इक्वल है। हो गया ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जरा हम इस तीनों को एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का डाउट ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया गया, देखो यहां पे 1 2 3 4 5 0 7 8 5, ये हो गया सर स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। इसके बाद आया, स्क्वायर के बाद आया डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आया? डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स को क्या हम लोग बोलेंगे? विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स, इसमें क्या बताया गया कि उसके विकर्ण में कुछ भी लिखा हुआ नंबर होगा, अब बाकी सब क्या होना है? सब 0 होना है। बाकी सब क्या होना है? सब 0 होना है। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद बताया गया स्केलर मैट्रिक्स। क्या बताया गया? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताया गया? देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताया गया कि स्केलर मैट्रिक्स में ये बताया गया कि उसके डायगोनल एलिमेंट में कोई भी एक नंबर समान होना चाहिए। जैसे a इक्वल 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0। ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या बोला गया कि उसके डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होना चाहिए? 1। तो ये भैया रहा आपका मैट्रिक्स स्क्वायर डायगोनल, डायगोनल से आया स्केलर, स्केलर से आया आइडेंटिटी। तो ये रहा आपका 4 मैट्रिक्स। आप देख लो, आप किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है 7 नंबर शून्य मैट्रिक्स। नाम से ही आपको पता चल गया होगा शून्य मैट्रिक्स। शून्य को क्या बोलते हो? जीरो मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स आप बोलोगे किसको? कह रहे एक अव्याहु, शून्य अव्याहु अथवा रिक्त मतलब खाली अव्याहु कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य हो। तो शून्य हो तो देखो तो शून्य हो तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसके सारे एलिमेंट कोई भी मैट्रिक्स ले लो जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो 0 हो 0 हो, वो कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है? जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जीरो मैट्रिक्स का डिफिनीशन, जिसका आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन A इक्वल ए आई जे एम इंटू एन। ठीक है, ए आई जे इक्वल 0 कहाँ पे? आई नॉट इक्वल जे के इक्वल हो या और आई जे के इक्वल हो। जहाँ इक्वल नहीं भी है वहाँ भी 0, जहाँ इक्वल है वहाँ भी 0, यानी सब जगह 0, उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब अव्याहु की समानता, यानी दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस।
दो आव्याहु आपको दिया गया हो, उन दो आव्याहु मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स, समान आव्याहु कब बोलेंगे? देखो पहला कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स होने का, वे समान कोटियों के होने चाहिए। यानी पहला कंडीशन है कि सबसे पहले दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलने में पहला कंडीशन है बाबू कि पहला तो ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और जैसे ही ऑर्डर इक्वल हुआ तो ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के संगत अवयव के समान हो। संगत मतलब समझ रहे हैं? जैसे यहां देखो ए इक्वल, यहां पे लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी इक्वल लिख दे एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। क्या यह दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? यस या नो अभी बोलो सिर्फ। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है? इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी ए इक्वल अगर बी है, ऑर्डर इक्वल है तो उसका संगत एलिमेंट यानी इसका A11 एलिमेंट इसके A11 एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो x का वैल्यू बता दो क्या होगा? 1। p का वैल्यू बता दो क्या हो, किसके इक्वल लिख सकते हो? 4। a का वैल्यू बता दो किसके इक्वल लिख सकते हो? 7। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, होना है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि उसका देख लो ऑर्डर इक्वल है। ऑर्डर इक्वल है तो संगत एलिमेंट यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो सर एक क्वेश्चन आपको लेके आते हैं, आपके एग्जाम्पल का ही है, आप देखो कितना आसानी से इसको कर पाओगे अगर जो बच्चे इसको समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यदि इतना इक्वल इतना है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है ए बी सी एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए। तो आप जरा बताओ सर कि इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3। इसका क्या है? 3 × 3। ऑर्डर तो इक्वल है। ऑर्डर इक्वल है तो जीरो किसके इक्वल होगा भैया? जीरो किसके इक्वल होगा? अरे देखो तो A11 के प्लेस पे क्या है? x + 3, एक ही ना टर्म है, और इधर क्या है? जीरो। तो x का वैल्यू, अब ये तो बच्चा निकाल देगा नर्सरी क्लास का, x + 3 = 0, तो x इक्वल क्या हो गया? -3। x का वैल्यू फेंक दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो z + 4 को किसके इक्वल लिख सकते हो? तुम बताओ किसके इक्वल? तो 6 के इक्वल, तो लिख दो z इक्वल 6 - 4, तो फेंक दिया, क्या आ गया? 2। z का भी वैल्यू आ गया। आगे बढ़ते हैं तो देखो तो 2y - 7 किसके इक्वल लिख सकते हो? 3y - 2। तब भी तो ये सॉल्व कर लोगे, LKG का क्वेश्चन है। y को इधर लाओगे, y वाले को एक साथ लिखोगे, -2 + 7 -y 5, y इक्वल आ गया -5। ठीक है, अब देखो किसका वैल्यू निकल गया? x y z का। अब ABC का निकालना है तो देखते हैं पहले a कहाँ है। ठीक है, a यहाँ पे है। देखो a-1 इक्वल a-1, हम यहाँ लाइन दे रहे हैं। देखो a-1 इक्वल क्या लिखोगे जरा बता दो? a-1 इक्वल क्या लिखोगे? a-1 इक्वल क्या लिखोगे? -3 लिख दो। a इक्वल -3 + 1 आ गया -2, a का भी वैल्यू आ गया -2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं b कहाँ है? यहाँ है। देखो b -3 किसके इक्वल हो जाएगा? 2b + 4। ये भी तो बच्चा वाला इक्वेशन है। b को एक साइड करो, 4 + 3 -b इक्वल 7, तो b का वैल्यू हो गया -7। अब जरा देखते हैं c कहाँ पे है, तो देखते हैं c कहाँ पे है। देखो तो यहाँ पे लिखा छिपा है। देखो 2c + 2 इक्वल क्या हो गया? 0, तो 2c इक्वल हो गया -2, तो c इक्वल हो गया -2/2, कट के आ गया -1। हो गया इक्वल मैट्रिक्स, समझ में आ गया? तो ऐसे इक्वल मैट्रिक्स है तो आपसे वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए, तो आप निकाल दोगे। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और है आपके पास एग्जाम्पल में। आप देखो यहाँ पे बताना है ABCD का वैल्यू क्या होगा। अब हमको पहला का ऑर्डर बताओ क्या है?
तो 2 इंटू 2 है। सेकेंड का क्या है, तो 2 इंटू 2। इक्वल मैट्रिक्स में सबसे पहले ऑर्डर इक्वल देखेंगे, ठीक है। अब देखो 2a प्लस बी इक्वल क्या लिखेंगे, 4। आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो a माइनस 2b इक्वल क्या लिखोगे, -3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 5c माइनस डी इक्वल क्या लिखोगे, 11, इक्वेशन नंबर 3। और ये हो गया 4c प्लस 3d इक्वल क्या लिखोगे, 24, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे 4 इक्वेशन हो गया। अब तो ये यूकेजी का क्वेश्चन हो गया, नहीं चलो 1 में डालते हैं, 1 का क्वेश्चन हो गया। अब तुम समझदार हो इतने की ABCD का वैल्यू कैसे निकलेगा। पहले हम 1 और 2 को लेते हैं, तो 1 और 2 को लेते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 2 कर देते हैं इक्वेशन में। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल 4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 4b इक्वल -6। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, एक क्रॉस हो गया, 4 और 1 5b और ये हो गया 10। तो b का वैल्यू फेंक दिया, b का वैल्यू फेंक दिया 2। b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट में, पहला इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट में। तो देखो तो क्या हो गया, 2a प्लस बी इक्वल 4 है, तो 2a प्लस 2 इक्वल 4, ठीक है। तो 2a, ये 2 उधर गया तो 4 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो a का वैल्यू आ गया 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2। वैसे ही आप थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करोगे तो देखो तो 5c माइनस डी इक्वल 11 है, 5c माइनस डी इक्वल 11 थर्ड नंबर है। देखो इसमें क्या करते हैं, 4c प्लस 3d इक्वल 24, पहले लिख दो 4c प्लस 3d इक्वल 24, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो थर्ड वाले इक्वेशन में हम सॉल्व करने के लिए क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ नंबर इक्वेशन को जोड़ दिए। तो ये हो गया 15c माइनस 3d, ठीक है, और यहाँ हो गया 33। ये हो गया आपका 4c प्लस 3d इक्वल 24। अब भैया आप जोड़ो, 3d कट गया, जोड़े तो ये हो गया 19c और यहाँ जोड़े तो 7, एक काटोगे तो c का वैल्यू आ गया 3। c का वैल्यू 3 रख दो किसी भी इक्वेशन में, तो फ्रॉम थर्ड देखो तो थर्ड नंबर क्या है, 5c माइनस डी इक्वल 11, c का वैल्यू रखो 3, 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल 11, तो ये हो गया 15 माइनस डी इक्वल 11, तो 15 माइनस 11 ये हो गया d, तो d का वैल्यू आ गया आपका 4। यानी a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी, c का भी और d का भी। तो ये रहा आपका इक्वल मैट्रिक्स और ये आपके NCERT का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर जो भी था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करें, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए क्योंकि आपके लिए वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगले पार्ट में हम लोग लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। अब आपका थ्योरी हो गया 3.1 का कंप्लीट, एग्जाम्पल भी हो गए, जो छूटा होगा उसको अगले पार्ट में देख लिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का होल सॉल्यूशन और जो एग्जाम्पल रह गया होगा उसको देखा जाएगा। तो जाते जाते एक कोटेशन आपके लिए है गौतम बुद्ध से रिलेटेड, सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो दूसरे को नहीं। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो दूसरे को नहीं। बहुत ही गहरी बात कही गई है कि अपने आप पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप पे नियंत्रण रखो, बस थोड़ा सा खुशी के लिए अपना टाइम, अपना समय, अपना कैरियर मत बर्बाद करो, हम यही तुमसे बोलेंगे। और जितना हो सके अपने आप को संभालो और सही दिशा में अपना पढ़ाई करो। और एक जैसे हम तुमको बताएं 5-5 क्वेश्चन जैसे करके पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, वैसे करो तो आप अपने फ्यूचर के लिए सेफ रहोगे अभी से और बहुत ही ब्राइटफुल आपका फ्यूचर होने वाला है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और हाँ, जाते जाते बोलेंगे जितना हो सके उतना शेयर करना है, आपके वीडियो को अपने दोस्त सबके पास भेजना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।